हेलो बच्चों, हाउ आर यू? अच्छे हैं आप? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सारी प्रैक्टिस कर ली होगी आपने। अब तो कुछ बचा नहीं है करने के लिए, है ना? अब तो बस एग्जाम के लिए जाना है, ठीक है ना? तो चलिए गुड मॉर्निंग के साथ थोड़ी सी पढ़ाई भी कर लेते हैं, ठीक है ना? चाय पीते रहिए, कॉफी पीते रहिए, दूध पीते रहिए, ताकत लेते रहिए और एक छोटा सा वीडियो देखते रहिए, ठीक है ना? तो क्विक रिवीजन सुबह 7 बजे, जिससे कि हम आराम से इस पेपर को पढ़ सकें जो हमें करना है, ठीक है बच्चों? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है हमारे सामने, इसमें लिखा है कि इसको सॉल्व करके कितना आंसर आएगा, है ना? तो देखिए सॉल्व करके कितना आंसर आएगा। सारे बच्चे जानते हैं इसका आंसर निकालना। आता है कि नहीं आता है? कितना आएगा बोलिए? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x², ये आ जाएगा 2x² माइनस 9 2 18 इज इक्वल टू 8 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 2x² इज इक्वल टू 18, x² इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, और प्लस माइनस 3 का मतलब है ऑप्शन सी। सारे बच्चों को आता जा रहा है कि नहीं आता जा रहा है? सारे बच्चों को आता जा रहा है कि नहीं आता जा रहा है? मैं किसी बच्चे को डिस्टर्ब नहीं कर रहा भाई, आराम से रिलैक्स होते रहिए। और पढ़ाई तो आपने पूरी कर ही ली होगी, है ना? एग्जाम से 1 घंटे पहले कोई दिमाग में टेंशन नहीं रखते। देखिए आप बस पिक्चर देखते रहिए, क्वेश्चन तो मैं ही सॉल्व करता जा रहा हूँ सारा, ठीक है कि नहीं? ठीक है, आपका क्विक रिवीजन होगा और आप इन सारे क्वेश्चन को दोबारा से देखते देखते ही सीख जाएंगे। वैसे तो आपको आते हैं सारे, है ना? और अच्छे से रिवीजन होता जाएगा। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना? इसकी वैल्यू निकालनी है, द वैल्यू ऑफ कॉट फिर साइन इनवर्स कॉस, साइन इनवर्स कॉस, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1, ये पूरी की पूरी वैल्यू निकालनी है। क्या आंसर आएगा बताइए? ये आ जाएगा कॉट, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा cos, tan इनवर्स 1 का मतलब π/4। अंदर से स्टार्ट करिए, अंदर से एक एक डब्बे को खोलते जाइए। डब्बा मतलब ब्रैकेट, है ना? तो चलिए cot ये कितना हो जाएगा बताइए? साइन इनवर्स cos π/4, है ना? cos π/4 को तो हम sin π/4 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। cos π/4 sin π/4 एक ही वैल्यू तो होती है, अरे बोलो। तो ये हो जाएगा cot π/4, और cot π/4 का मतलब 1, दैट इज a। ओके बच्चों, सबको आ गया? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। fx इक्वल टू दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो अगर ये कंटिन्यूअस फंक्शन है तो करना क्या है बता दीजिए? स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं। तो इस कंटिन्यूअस फंक्शन, और सुनिए इसने क्या क्या बोला है आपसे। फर्स्ट पार्ट, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x सच दैट x नॉट इक्वल्स टू 2, फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x ओनली, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर x इक्वल टू 2 ओनली। तो देखिए आपकी कॉपी को पढ़ने के लिए मैंने सबसे पहले बोला था, मेरी क्लास की जो नोटबुक है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसको पढ़ने से पहले आप कुछ नहीं पढ़ सकते, और उसको पढ़ने के बाद में आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है कि नहीं? ठीक है, इसीलिए वो कॉपी को कंप्लीट करना काफी जरूरी होता है। और उस कॉपी में एक लाइन लिखी हुई है कि पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। ये दोनों, जब 2 से छोटा था तब भी ये पॉलिनोमियल है, और 2 से बड़ा था तब भी ये पॉलिनोमियल है। 2 से छोटा, 2 से बड़ा, और 2 के इक्वल टू पर भी इक्वल टू 2 भी लिखा हुआ है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, उस कंडीशन में भी ये पॉलिनोमियल ही है। पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होता है, तो ये हर जगह कंटिन्यूअस होगा, दैट इज सी। फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x इट इज कंटिन्यूअस। सारे बच्चों को पक्का आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी से बता दीजिए मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिए जरा। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। कौन है जो x बिलोंग्स टू r के लिए कंटिन्यूअस नहीं होता? सबसे पहली बात, fx इक्वल टू k, कांस्टेंट फंक्शन। प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं आपके पास, कांस्टेंट फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। तो ये तो कंटिन्यूअस है, लेकिन इस बदतमीज ने पूछा है कि कौन सा कंटिन्यूअस नहीं है, तो आपको नहीं वाला चेक करना है।
आइडेंटिटी फंक्शन इट इज ऑल्सो कंटिन्यूस, मॉडुलस फंक्शन इट इज ऑल्सो कंटिन्यूस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है बट नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स पर। लेकिन रियल नंबर बोला है तो रियल नंबर में तो इंटीग्रल पॉइंट्स भी आएंगे और इंटीग्रल पॉइंट्स पर ये कंटिन्यूस नहीं होगा, तो इसका मतलब आपका जो आंसर होगा दैट इज डी। डी होगा कि नहीं होगा? तो मतलब सीधे सीधे उसने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, आइडेंटिटी फंक्शन की, मॉडुलस फंक्शन की, कांस्टेंट फंक्शन की, क्वेश्चन है 1 नंबर का और 4 प्रॉपर्टी पूछ ली आपसे, सारी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच fx इक्वल टू 5x अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x इफ x नॉट इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 और x प्लस 1 व्हेन x इक्वल टू 0 है ना। तो ये कंटिन्यूअस है 0 पे, तो आपको इसमें से क्या निकालना है? k की वैल्यू निकालनी है। सारे बच्चों को अच्छे से पता है k की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब कंटिन्यूअस होने से क्या फर्क पड़ता है बता दीजिए? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बोलते नहीं हो यार। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x टेंड्स टू कौन से पॉइंट पर निकालनी है? 0 पर, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी और राइट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी? वो तो इसमें नॉट इक्वल टू 0 के लिए दोनों ही दिए हुए हैं, तो इसका मतलब आप ये लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 5x अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x, x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू कितना? f0 का मतलब कितना बच्चों? k प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लो। आप कैसे सॉल्व करते हैं? अब इसकी तो 11th क्लास का काम है। sin 5x, इसमें से आप x को कॉमन ले लेंगे तो इसको क्योंकि लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 की रहला कुछ लिखा नहीं है तो सीधे सीधे इसी की लिमिट निकालेंगे। ये कितना हो जाएगा? x प्लस 2 हो जाएगा और ये k प्लस 1 हो जाएगा, है ना। अब देखिए 11th क्लास में सीखा था sin थीटा अपॉन थीटा होता है तब 1 होता है ना। तो यहाँ पर x है, ये 5x है, तो आप यहाँ पे 5 का और यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये पूरा पार्ट इतना वाला sin 5 थीटा अपॉन sin 5x अपॉन 5x, ये तो 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? ऊपर बचेगा ये x को 0 लिख देंगे तो नीचे 2 बचेगा और यहाँ पर k प्लस 1 बचेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 5/2 माइनस 1 इज इक्वल टू k। दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू 2 माइनस हो जाएंगे तो दैट इज 3/2। 3/2 का मतलब c इज द राइट चॉइस। c फॉर चॉइस। कौन सी चॉइस? c वाली चॉइस। ओके बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए, देखिए जरा इसको क्या लिखा है इसमें? द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल टू x व्हेन x की वैल्यू 0 और 3 के बीच में है। तो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 ओनली, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2 ओनली, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2, नॉट डिफरेंशिएबल और डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। तो इस चीज को सिखाने के लिए बच्चों को बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूं कि मान लो कोई एक बच्चा है 10th पढ़ी, उसके बाद 12th पढ़ी। अगर वो 10th में है उसी तरीके से याद रखिए जैसे पहले 10th आते हैं बाद में 12th आता है ना। उसी तरीके से याद रखिए जैसे आपका पहला चैप्टर कंटिन्यूटी का है, दूसरा डिफरेंशिएबिलिटी का है ना। पहला कंटिन्यूटी का, दूसरा डिफरेंशिएबिलिटी का है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पहले 10th आती है बाद में 12th आती है। अगर कोई बच्चा 10th क्लास में है तो 12th क्लास पढ़ भी सकता है, नहीं भी पढ़ सकता है। बाई चांस पापा बोलेंगे चल पढ़ता नहीं है, पढ़ाई बंद। लेकिन अगर वो 12th पढ़ता है तो पक्का 10th क्लास जरूर पढ़ चुका होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिना 10th के 12th में जा ही नहीं सकता। तो वही कंडीशन इसमें है। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है यानी कि पहला वाला, तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर वो डिफरेंशिएबल है तो पक्का कंटिन्यूअस होगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, आ गया कि नहीं आ गया? पक्का कंटिन्यूअस होगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो अगर वो डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो क्या होगा बताइए? कंटिन्यूटी की कंडीशन क्या होगी? मतलब 12th में नहीं है तो उसका 10th में होगा और नहीं भी होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो नॉट, अब जिसने बोला नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 and 2, डिफरेंशिएबल होने के लिए कंटिन्यूअस होना जरूरी है। आ गया कि नहीं आ गया? डिफरेंशिएबल कह रहा है ना, तो कंटिन्यूअस होना चाहिए नहीं होना चाहिए? डिफरेंशिएबल तभी होते हैं जब वो कंटिन्यूअस होते हैं। तो इसका मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर रहा है। 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में एक तो 1 और ये 2 ये इंटीग्रल पॉइंट्स हैं और इंटीग्रल पॉइंट्स पर ये नॉट कंटिन्यूअस होता है, नॉट कंटिन्यूअस। अब जब x इक्वल टू 1 पर 2 पर जब कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल कहां से हो जाएगा?
है ना। जब पहली 10th क्लास में नहीं तो 12th में कहां से आ जाएगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब जब x इक्वल टू 1 पे और 2 पे ये कंटिन्यूअस नहीं है तो इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, सी वाला, अगेन सी। आ रहा है कि नहीं आ रहा है सारे बच्चों को। नेक्स्ट आगे बढ़ जाइए। आगे आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स 2 रेज पावर माइनस एक्स। काफी इजी क्वेश्चन है ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, इसको तो गलत बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो ए रेज पावर एक्स का फॉर्मूला लगा दीजिए, ए रेज पावर एक्स लॉग ए, लेकिन इसका अलग से करेंगे तो -1 दैट इज माइनस का 2 रेज पावर माइनस एक्स और लॉग 2। तो इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, माइनस का 1/2 रेज पावर एक्स और लॉग 2। अब चेक कर लो कौन सा आंसर है, 1 माइनस का 1/2 रेज पावर लॉग 2 दैट इज बी। काफी इजी था ये तो, ठीक है ना। आ गया कि नहीं आ गया, बट तभी मैंने पूछ लिया क्योंकि एग्जाम में सारे क्वेश्चन थोड़े टफ आएंगे। नेक्स्ट, द फंक्शन f गिवन द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू tan इनवर्स sin x प्लस cos x इज इंक्रीजिंग और डिक्रीज, मतलब सीधा सीधा ऑप्शन दे रखे हैं कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। आप अपना इंटरवल निकाल लो कि कहां पर इंक्रीजिंग है कहां पर डिक्रीजिंग है, मैच कर लेना इसके साथ, मैच कर लेगा यहां भी करेगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए जरा, फंक्शन दिया था बच्चों आपको, क्या दिया था, tan इनवर्स sin x प्लस cos x। tan इनवर्स sin x प्लस cos x, तो कौन बताएगा f डैश x कितना हो गया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। इसका अलग से करेंगे तो cos x और माइनस का sin x, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए चेक करके देख लीजिए एक एक करके, π/4 से लेके π/2 के बीच में, यानी कि 45 डिग्री से लेके 45 डिग्री से लेके 45 डिग्री से लेके 90 के बीच में, 45 डिग्री से लेके 90 60 मान लो चलो। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, sin 60 की कितनी होती है √3/2। जो बड़ा आ गया मतलब नेगेटिव आंसर आएगा, नेगेटिव आएगा मतलब ये डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करेगा फर्स्ट वाले पार्ट में, और फर्स्ट वाला पार्ट कर रहा है इंक्रीजिंग, मतलब ये गलत है। अब दूसरे वाले पार्ट को देखिए, π/4 से लेके π/2 तक, π/4 से लेके π/2 तक डिक्रीज करेगा, डिक्रीज ही कर रहा है, π/4 से लेके π/2 तक डिक्रीज कर रहा है, तो यानी कि दूसरा वाला सही है, दूसरा वाला ऑप्शन सही है ना, दूसरा वाला सही है, दूसरा वाला सही है, दूसरा वाला सही है। π/4 से लेके π/2 तक क्या होगा बता दीजिए, π/4 से लेके π/2 तक 60 डिग्री मान लेंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा, और नेगेटिव आंसर आएगा तो ये डिक्रीज कर रहा होगा, ठीक है बेटा। सारे बच्चों को आता जा रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। पॉइंट्स points at which tangent to the curve x cube minus 3x square plus minus 9x plus 7 parallel to x axis। तो इस कर्व के ऊपर हमने टेंजेंट बनाया जो x एक्सिस के पैरेलल था, तो उसके पॉइंट्स क्या होंगे, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे देखिए जरा, y इज इक्वल टू कितना है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x और जे प्लस का 7। तो मान लीजिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका x1 y1 ऐसे बनाते थे ना, ये कोई कर्व है, यहाँ पर कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, आप अपने आप x1 y1 मान लो, ठीक है कि नहीं, ठीक है। मान लिया कि नहीं मान लिया, तो वो पॉइंट पता लगाना है जहां पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं ये वाली, तो ये x एक्सिस के पैरेलल हो जाए, यानी कि इसका जो स्लोप है वो 0 हो जाए। x एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होती है इसका स्लोप 0 होता है ना बेटा, ठीक है ना। तो ये x1 y1 इस कर्व के ऊपर लाई करता होगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बता दीजिए, x1 का क्यूब माइनस का 3 x1 का स्क्वायर माइनस का 9 x1 प्लस 7, है ना। डिफरेंशिएट करिए इसको, dy अपॉन dx कितना निकलेगा 3x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस 9, तो dy अपॉन dx एट द पॉइंट P कितना निकलेगा बोलिए, 3x1 का स्क्वायर माइनस 6x1 और जे माइनस 9, ठीक है कि नहीं, ठीक है। 3 को कॉमन लेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 3, इसका में डेल्टा स्प्लिट करिए, x माइनस का 3 और x1 प्लस का 1, x1 प्लस का 1 आ गया कि नहीं आ गया।
तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ बता दीजिए, स्लोप कितना दिया था आपको 0, तो स्लोप इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे, तो x1 की वैल्यू या तो -1 निकलेगी या फिर 3 निकलेगी। आ गया कि नहीं आ गया? तो x1 की वैल्यू या तो ये निकलेगी या फिर ये निकलेगी। अगर इफ x1 को मैं -1 मान लूं तो y1 की वैल्यू कितनी निकलेगी बताइए, y1 की वैल्यू कितनी निकलेगी, इसको -1 लिख दीजिए, -1 का क्यूब -1 होता है, -1 का स्क्वायर 1 -3 होगा, -1 लिख देंगे, प्लस का 9 हो जाएगा और ये प्लस का 7 है ही है कि नहीं है? तो बोलिए कितने हो गए, माइनस का 4 और ये कितने हो गए 16, तो दैट इज 12। आ गया कि नहीं आ गया? एक तो -1, 12 हो गया, -1, 12, -1, 12 हो गया, ओके। एक तो -1, 12 हो गया। ऐसे ही एक बार x1 इज इक्वल टू 3 लिख दो, जब x1 इज इक्वल टू 3 लिख देंगे तो कितना आ जाएगा वो निकाल लेना अपने आप से, दूसरा पॉइंट आ जाएगा, फिर आपका आंसर मैच कर जाएगा, क्योंकि देखो एक पॉइंट तो मैंने निकाल दिया -1, 12, -1, 12 दैट इज एक तो बी वाले में है और एक सी वाले में है, इन दोनों में से एक आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा, निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए, द टेंजेंट, इधर देखिए जरा क्या लिखा है बेटा इसमें, इसमें लिखा है द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 2x, टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू e रेज पावर 2x एट द पॉइंट 0,1, एट द पॉइंट 0,1 मीट्स द x एक्सिस एट। इस पॉइंट से जो टेंजेंट बनेगी, मतलब जो लाइन बनेगी वो एक्स एक्सिस को कहां पे काट रही होगी, ठीक है ना? तो सबसे पहले आप डिफरेंशिएट करिए, dy अपॉन dx निकालिए, dy अपॉन dx कितना होगा, e रेज पावर 2x, 2x का अलग से करेंगे तो 2, तो dy अपॉन dx इस वाले पॉइंट पर कितना हो जाएगा बताइए, 0,1 पे x को उठा के 0 लिख देंगे तो 2 आ जाएगा, है ना? तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, y माइनस y1 m कितना है 2, x माइनस x1 कितना है 0, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 2x, ये आ गया। लेकिन ये कह रहा है, क्या कह रहा है बता दीजिए, वो पॉइंट जहां ये x एक्सिस को काट रहा है तो पक्का y 0 होगा, लिख देंगे एट x एक्सिस y इज इक्वल टू 0 होता है, जब y को 0 लिख देंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2, तो यानी कि माइनस का 1/2 और 0, दैट इज सी, ठीक है ना? सी चॉइस, सी चॉइस, सी चॉइस। नेक्स्ट आता है आपका ये क्वेश्चन, मैट्रिक्स से है, मैट्रिक्स से है, 2x2 की एक मैट्रिक्स बनानी है, aij इज इक्वल टू कितना बोलो, aij इज इक्वल टू, aij इज इक्वल टू कितना, मॉडुलस के अंदर i स्क्वायर माइनस j, ये है ना? तो 1 1 वाला एलिमेंट कैसे निकलेगा, मतलब 1 1 लिख दो, ये भी 1, ये भी 1, 0 आ गया। 1 2 वाला कैसे निकलेगा, ये 1 और ये 2, तो माइनस का 1 बचेगा। 2 1 कैसे होगा, 2 4 और ये 1 है ना, 4 माइनस 1 3 आ गया, और 2 2 कैसे निकलेगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दैट इज 2 आ जाएगा, है ना? तो मैट्रिक्स कैसे बनेगी, 1 1 1 2 2 1 2 2, 0 माइनस 1 और 3 2, 0 माइनस 1 3 2, ये वाला एलिमेंट चेक करना जरा, ये कौन सा है, 1 2 वाला, यहाँ 1 लिख देंगे, अरे यार मॉडुलस लगा है बेटा, सॉरी मॉडुलस लगा हुआ है तो ये प्लस का 1 आएगा, ठीक है ना? मॉडुलस लगा हुआ है ना, सी ऑप्शन, ठीक है बेटा, मॉडुलस लगा हुआ है उस पे, मॉडुलस लगा हुआ है ना बेटा। नेक्स्ट देखिए आगे वाला, ये रहा, द फिजिबल रीजन ऑफ एन एलपीपी
द feasible region of an LPP is shown shaded in the following figure. Minimum value of z is equal to 4x plus 3y occur at the point. मिनिमम वैल्यू कहां पर निकलेगी? z is equal to कितना है? z is equal to कितना है बोलिए? 4x plus 3y, 4x plus 3y है ना। और पॉइंट्स कौन कौन से थे? पॉइंट्स बता दो मुझे, कौन कौन से पॉइंट्स थे? एक तो 0,8 था, सॉरी 0,8 था, हाँ 0,8 था, और एक C25 था, 25 था, 4,3 था, और एक 9,0 था। इन सारे पॉइंट पे वैल्यू निकालो। z इज इक्वल टू कितना निकलेगा? अगर हम x को 0 मान लेंगे, 8 लिख देंगे तो 8 3 24, और अगर हम इसको 2 मान लेंगे तो ये हो जाएगा 8, इसको 5 मान लेंगे 15, ये हो जाएगा 23, और अगर x को हम 4 मान लेंगे तो 16, y को 3 मान लेंगे तो 9, दैट इज 25, z को 9 मान लेंगे तो 36, ये आ जाएगा, है ना। तो ये कह रहा है क्या? मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ये है 2,5 पे निकलेगी, है ना बेटा। 2,5 पे निकलेगी, दैट इज बी वाले पे निकलेगी। आ गया कि नहीं आ गया सारे बच्चों को? ठीक है बेटा। लेकिन अब एक्चुअली में इसमें तो अनबाउंडेड रीजन है, और ये ऑप्शन में फाइनली दे रखे हैं। अब इन्हीं में से किसी एक पे आंसर निकालना होगा, इसीलिए हमने ये टिक मार दिया है। लेकिन एक बात याद रखिए, जब भी अनबाउंडेड होता है ना, तो एक ओपन ऑफ प्लेन ड्रॉ करना होता है। वो प्रोसेस मैंने आपको सिखा दिया था, है ना। कभी कभी इसका नो सॉल्यूशन भी निकल सकता है, उसके लिए कॉशियस रहिए, है ना। बट प्रॉब्लम ये है कि इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया वो, तो इसका मतलब इन्हीं में से किसी एक पे मारना है आपको। ठीक है बेटा। तो अब ये है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, इसका जरा डिफरेंशिएशन करना भैया। डिफरेंशिएशन देखिए, y इज इक्वल टू कितना है? y इज इक्वल टू कितना है? log 1 माइनस एक्स स्क्वायर, log 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा log m माइनस n, log m माइनस n, यही तो होगा, यही तो होगा। अब जरा डिफरेंशिएट करो, कितना होगा? 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये 2x, यही तो आंसर आ जाएगा, यही तो आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का, ये भी माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब कैलकुलेशन कर लोगे क्या इसकी? इसमें से माइनस 2x को कॉमन ले लो यार, ये लो, माइनस 2x को कॉमन ले लो, माइनस 2x को कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे बचेगा माइनस 2x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा, ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है बेटा, चलो आपका खेल खत्म हो गया। ऊपर बचेगा माइनस का 4x और नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स रेस पावर 4। ऊपर माइनस का 4x बचेगा और नीचे ये यानी कि b वाला आ गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। x इक्वल टू 280, y इक्वल टू 280 एंड 80 स्क्वायर। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 1/2 कितनी होगी? ठीक है, चलिए इसकी वैल्यू भी निकालते हैं। x इक्वल टू 280 और y इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, है ना। तो dx अपॉन dt कितना हुआ? 2a, dy अपॉन dt कितना हुआ? 2at, dy अपॉन dx कितना हुआ? dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt। तो dy अपॉन dt कितना हुआ? 280
और ये कितना हुआ 2a, ये कट जाएगा तो t आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया? अब हमें क्या निकालना है? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको दोबारा से करिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसका कितना हो जाएगा? मतलब सीधा सीधा इसका मतलब ये होता है कि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं डी वाई अपॉन डी एक्स को। इसका मतलब यही तो होता है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे किसको? डी वाई अपॉन डी एक्स को। और डी वाई अपॉन डी एक्स कितना है? टी। डी टी अपॉन डी एक्स ही तो होगा। अब डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू कहाँ है? ये रही। उल्टा कर दो इसे, 1/2a, ठीक है ना। लेकिन इसमें x इक्वल, अब x इक्वल टू 1/2 लिखना था। अब x तो इसमें है ही नहीं है, अगर होगा तभी तो लिखेंगे। तो मतलब 1/2a ही होगा। 1/2a दैट इज a। x को उठा के 1/2 लिखना था, इसमें x का टर्म ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आएगा ये, देखिए y इक्वल टू a sin mx एंड b cos mx देन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना हुआ? देखो जरा, y इज इक्वल टू a sin mx, प्लस b cos nx, यही तो था। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो गया? डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हुआ? a sin mx का तो cos mx हो जाएगा, cos mx, mx का अलग से करेंगे तो m, है ना, माइनस हो जाएगा n b और sin nx, यही तो होगा sin nx, cos nx का माइनस का sin nx, इसका अलग से करेंगे तो n b हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब क्या करना है? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर करना है। इसमें से am को आप बाहर निकाल दो, इसका करेंगे तो कितना आंसर आएगा? माइनस का साइन mx आएगा, एक m और आएगा तो उसको यहाँ पे स्क्वायर लगा दो, है ना। माइनस का nb तो ये है ही है, साइन nb का होगा cos nb, nb का अलग से करेंगे nx, है ना। साइन nx का cos nx, nx का अलग से करेंगे तो n आएगा, तो यहाँ पर n स्क्वायर लगा दो, ठीक है कि नहीं? ठीक है, यही तो हो गया। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब इसमें से m स्क्वायर को तो यहां रखो, अरे यार पूरे में m ही था बेटा, ये क्वेश्चन में m ही लिखा हुआ है, दिस इज m, mx, तो ये भी mx ही होगा और ये भी m स्क्वायर ही होगा, m स्क्वायर, और ये भी क्या है? m है ना। तो इसमें से अब हम क्या कॉमन ले सकते हैं? बोलिए, m स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं और माइनस का साइन कॉमन ले सकते हैं। माइनस का m स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा a साइन mx प्लस का b cos mx, है ना। तो माइनस का m स्क्वायर, ये पूरा का पूरा y है, देखो ये रहा, माइनस का m स्क्वायर y दैट इज a, ठीक है बच्चों। सबको समझ में आता जा रहा है कि नहीं आता जा रहा है? पक्का सारे लोगों को आता जा रहा है ना? बहुत ढंग से देखते जाइए इनको, ठीक है बेटा। और कॉन्फिडेंस रखिए, बस आपको सब कुछ आता है, ठीक है ना, ढंग से अच्छे तरीके से, ठीक है कि नहीं? ठीक है, यही कॉन्फिडेंस तो मार्क्स दिलवाएगा। एग्जाम में मार्क्स कॉन्फिडेंस के होते हैं, ठीक है कि नहीं? ठीक है, इसके नहीं होते कि आप कितना सारा धरती आसमान एक करके आए हो। अरे भाई, कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। आप फुली कॉन्फिडेंट होंगे, अच्छे तरीके से क्वेश्चन को कर रहे होंगे तो अच्छा होगा पेपर। ओके बच्चों, नेक्स्ट लाइन y इक्वल टू x प्लस 1 इज टेंजेंट टू द कर्व दिस। फिर वही बात, आपको ध्यान होगा मैंने पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था, लाइन जब कर्व को टच कर रही है तो इसका मतलब रियल और इक्वल रूट वाली कंडीशन होगी, है ना। रियल और इक्वल रूट वाली कंडीशन होगी, यानी कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है और ये है y इज इक्वल टू x प्लस 1। तो आप क्या करेंगे, y को हटा के x प्लस 1 लिख देंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे, 4x हो जाएगा, ठीक है ना, 4x हो जाएगा। और 4x हो जाएगा तो क्या लिख देंगे, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 4x, है ना। इसको उठा के इधर भेज दीजिए, x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0,
तो x इजिकल टू 1 आ गया कि नहीं आ गया। x इजिकल टू 1 लिख देंगे तो y इजिकल टू 2 आ जाएगा। x इजिकल टू 1 लिख देंगे तो y इजिकल टू 2 आ जाएगा। अरे बोलो x इजिकल टू 1 लिख देंगे तो y इजिकल टू 2 आ जाएगा। आप कहेंगे नहीं सर कर्व की इक्वेशन में पुट करना, आपकी बात मान लेता हूं। देखो अगर मैं लाइन में पुट करूं x को 1 तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, लेकिन अगर मैं कर्व की इक्वेशन में करूं y स्क्वायर इजिकल टू 4x में करूं तो x को उठा के अगर मैं 1 लिख दूंगा तो 4 आ जाएगा, तो y इजिकल टू प्लस माइनस 2 आएगा, है ना। लेकिन इस कर्व को ये लाइन टच कर रही है ना, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो कर्व के ऊपर भी होगा और लाइन के ऊपर भी होगा, तो मतलब दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। लेकिन ये -2 नहीं करेगा, तो इसका मतलब 1 और 2 आ गया कि नहीं आ गया। अरे बोलो आ गया कि नहीं आ गया, बोलो बोलो भाई 1 2 का मतलब a। नेक्स्ट आ जाइए द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। इक्वेशन आपको दे रखी है, नॉर्मल की इक्वेशन स्लोप निकालना है, तो पहले टेंजेंट का निकालो फिर नॉर्मल का निकालो, ठीक है कि नहीं ठीक है। तो देखिए ध्यान से, स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इजिकल टू कितना है बेटा, देखो जरा x इजिकल टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, और y इजिकल टू मैं लिख ले रहा हूं पहले a और थीटा साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। ध्यान से देखते जाइए जरा, a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y इजिकल टू a और साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या निकालना है इसमें से, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है ना। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालो, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालो। कैसे निकालोगे स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो सबसे पहले dx अपॉन डी थीटा निकालना। a तो बाहर है ये, cos थीटा का करेंगे तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, प्लस इसका करेंगे तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड साइन थीटा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, वो 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में ही तो कर रहे हैं, है ना। तो ये कितना आंसर आ गया, ये हो गया a। अब कुछ कॉमन तो आएगा नहीं, तो आप एक काम कर सकते हैं, ये प्लस का साइन थीटा है, ये माइनस का साइन थीटा, इसको उड़ा सकते हैं, ये हो जाएगा a थीटा और ये cos थीटा। अब बताइए dy अपॉन डी थीटा कितना हुआ, इसको डिफरेंशिएट करिए, a को तो बाहर रखिए, साइन थीटा का कितना होगा बताओ बेटा, cos थीटा माइनस, अब इसको करिए, दिस इज फर्स्ट और दिस इज सेकेंड, क्या लिखेंगे, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड यानी कि माइनस साइन थीटा प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट करेंगे तो वो 1 ही हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा cos थीटा और ये हो जाएगा प्लस का थीटा साइन थीटा और ये हो जाएगा माइनस का cos थीटा, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो a थीटा और ये साइन थीटा, तो dy अपॉन dx कितना हुआ, dy अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाय dx अपॉन डी थीटा। dy अपॉन डी थीटा कितना हुआ, a थीटा साइन थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा कितना हुआ, a थीटा cos थीटा। ठीक है ना, तो केवल tan थीटा बचेगा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा। ठीक है बेटा, तो tan थीटा का मतलब कौन सा ऑप्शन सही है आपका, डी। ठीक है ना, डी। सबको समझ में आ रहा है, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दीजिए, tan थीटा इज द डी वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है बेटा, आगे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए ये, इसमें लिखा है बेटा y इजिकल टू 4x माइनस 5 इज टेंजेंट टू द कर्व दिस एट द पॉइंट 2,3, देन p की और q की वैल्यूज निकालनी है आपको, कितनी होंगी ये चेक करके बताना है। ठीक है, चलिए देखिए, y इजिकल टू 5x माइनस 4x माइनस 5, y इजिकल टू 4x माइनस 5, y इजिकल टू 4x माइनस 5, दिस इज टेंजेंट। देखिए मैं आपको बना के दिखा देता हूँ फिर दोबारा से एक फिगर, ये टेंजेंट है, ये इसको टच कर रही है,
और इसकी इक्वेशन है y इक्वल टू 4x माइनस 5, है ना, इसको टच कर रहा है, ठीक है बेटा। और इस कर्व की इक्वेशन जे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,3 हैं, जहां भी ये टच कर रहा था उसके कोऑर्डिनेट 2,3 हैं, ठीक है बेटा। समझ में आ गया सबको, कितने पॉइंट है बोलो, 2,3। चलिए अब कहता है कि आप इसमें से पी की और क्यू की वैल्यू बताइए। कर्व की इक्वेशन बताइए मुझे सबसे पहले। कर्व की इक्वेशन क्या थी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स क्यू वाई, नीचे लिखता हूं, आपको दिख नहीं रहा होगा, है ना, यहां पर लिखता हूं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स क्यूब प्लस क्यू, है ना। अब देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू पी एक्स क्यूब प्लस क्यू, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है कर्व के ऊपर तो लाई करता है, तो इसका मतलब एक्स के प्लेस पर 2, वाई के प्लेस पर 3 लिख सकते हैं, वाई के प्लेस पर 3 लिखेंगे 9, एक्स के प्लेस पर 2 लिख सकते हैं, तो 8p प्लस क्यू, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, है ना। दूसरी कंडीशन कैसे बनेगी, तो ये टेंजेंट है इस कर्व के ऊपर, तो कर्व का स्लोप निकालो डिफरेंशिएट करके, 2y dy अपॉन dx। देखिए ये टेंजेंट है, तो इसका मतलब इसकी स्लोप कितनी दिख रही है, y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में लिखा हुआ, तो m के प्लेस पर 4 है, इसकी स्लोप 4 है, तो इसका मतलब इसको डिफरेंशिएट करके जो स्लोप निकलेगी उसको हम 4 लिखेंगे, सॉल्व करके आंसर निकालेंगे, ये मतलब है सीधा सीधा, है ना। तो 2y डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू कितना हुआ, 3px स्क्वायर, 3px स्क्वायर, क्यू का 0 हो जाएगा, तो ये निकलेगा कितना आएगा बता दीजिए, dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना आएगा, 3px स्क्वायर अपॉन कितना 2y, आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन dy अपॉन dx एट द पॉइंट p वाले पॉइंट पर, p वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर स्लोप कितना निकलेगा, इस लाइन के बराबर, क्योंकि यही लाइन तो टच करके जा रही थी, 4 निकलेगा, तो इसका मतलब p वाला का मतलब x को 2 और y को 3 लिख दो, x को 2 और y को 3 लिख दो, x को 2 लिखो कितना हो जाएगा, x को अगर मैं 2 लिख दूंगा कितना हो जाएगा बता दीजिए, 3p, x को 2 लिख देंगे तो ये 4 हो जाएगा, y को कितना लिख देंगे 3, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना बता दीजिए 4, 3 से 3 कट गया, इससे कट जाएगा 1 टाइम, तो p इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, है ना। अब p इज इक्वल टू 2 यहाँ पर लिख देंगे, p इज इक्वल टू 2 यहाँ पर लिख देंगे, तो 9 ये 6 8 टू कितने हुए 16, ये क्यू की वैल्यू आ जाएगी, तो -7 आ जाएगा, तो 2 और -7 ये आपके दो आंसर हुए, 2 और -7 दैट इज सी, p इज इक्वल टू 2 और q इज इक्वल टू -7 दैट इज सी। सारे बच्चों का आंसर आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, सारे बच्चे सीखते जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो किसी को नहीं हो रही है, पक्का पक्का, सारे लोगों को आता जा रहा है, सारे लोगों को आता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व दिस एंड दिस एट 1 1, तो आपको दो कर्व की इक्वेशन दे रखी है, आपके पास दो कर्व की इक्वेशन है, तो आपके पास दो कर्व की इक्वेशन है और 1, 1 पे दोनों इंटरसेक्ट करते थे, आपको टेंजेंट्स उनके बीच में एंगल निकालना है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले कर्व की इक्वेशन थी हमारे पास कितनी थी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये था 6y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स क्यूब, नीचे लिख दे रहा हूं y इज इक्वल टू 6y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स क्यूब, है ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और 6y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स क्यूब, तो पॉइंट कितना दिया था आपको 1 1, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो पहले वाले कर्व को डिफरेंशिएट करिए और ये दूसरे वाले कर्व को डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, कितना हुआ dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x, तो dy अपॉन dx एट p पॉइंट पर कितना निकलेगा 1 लिख देंगे तो 2 निकलेगा, ठीक है ना। अब ऐसे डिफरेंशिएटिंग सेकंड विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग सेकंड विद रेस्पेक्ट टू x, सेकंड को करना जरा 6 डिवाइड बाय dx, 6 डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू माइनस का 3x स्क्वायर, तो dy अपॉन dx कितना हुआ, dy अपॉन dx हो गया
माइनस का 3x² अपॉन 6, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, 2 टाइम्स कट जाएगा। आगे कि नहीं आगे, कितने टाइम्स कटेगा बता दीजिए, 2 टाइम्स। तो अब आप मुझे dy अपॉन dx द्वारा पी पॉइंट पे बताओ। पी पॉइंट यानी कि x को 1 लिख देंगे, x को 1 लिख देंगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ये पहले वाले के लिए था, इसे m1 मान लो, ये दूसरे वाले के लिए था, इसे m2 मान लो। तो आपने चेक कर लिया कि m1 इंटू m2 करके -1 आ रहा है, मल्टीप्लाई करना, 2 से 2 कट जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर है, यानी कि थीटा कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है ना? तो ए परपेंडिकुलर। आगे बच्चों सबको समझ में, सबको ढंग से आता जा रहा है, पक्के तरीके से आता जा रहा है, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आपसे क्या कह रहा है ये, एक और देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते जाइए। दिस इज द क्विक रिवीजन एट टी टाइम। ओके, टी टाइम रिवीजन। तो एफ एक्स इक्वल टू कितना बोलिए, एफ एक्स इज इक्वल टू ए लॉग एक्स, ए लॉग एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हैज एक्सट्रीम वैल्यूज एट एक्स इक्वल टू -1 एंड एक्स इक्वल टू 2। एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब लास्ट पॉइंट, और लास्ट पॉइंट कौन सा होता है, जहां पर वैल्यूज या तो मैक्सिमम होती हैं या फिर मिनिमम होती हैं। एक्सट्रीम पॉइंट्स वही तो होते हैं। अरे पहाड़ पर चढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ, सबसे ऊपर जहां पहुंच जाएंगे वो एक्सट्रीम पॉइंट है मैक्सिमम वैल्यू का। नीचे की तरफ आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, सबसे नीचे वाले पॉइंट पर आ गए, है ना? सबसे नीचे वाले पॉइंट पर आ गए, तो यहाँ पर क्या हुआ, मिनिमम वैल्यू आ गई। तो मिनिमम वैल्यू सबसे नीचे होती है, सबसे ऊपर होती है। ठीक है ना? तो ये एक्सट्रीम पॉइंट है, यानी जहां पर dy बाई dx कितना होगा, 0 होगा। ठीक है बेटा? तो सबसे पहली बात आप मुझे एफ डैश एक्स बता दीजिए, कितना हुआ, a अपॉन एक्स, 2bx और 1। ठीक है ना? अब एक्सट्रीम वैल्यू के पॉइंट है -1, तो इसका मतलब f डैश -1 की वैल्यू 0 होगी। x को उठा के -1 लिख दो, -1 लिख देंगे तो माइनस का ही, -1 लिख देंगे तो माइनस का 2b और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब a प्लस 2b इज इक्वल टू 1। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है बेटा? ऐसे ही दूसरा वाला भी तो एक्सट्रीम वैल्यू वाला पॉइंट है, 2 वाला, तो यहाँ पर भी तो f डैश एक्स 0 आएगा। तो इसका मतलब x को उठा के 2 लिख दो, तो ये कितना हो जाएगा, a अपॉन 2 प्लस 2 लिख देंगे तो 4b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यही तो आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके निकालो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 8b, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इज इक्वल टू 0। इस 2 को उठा के इधर भेज दो तो माइनस का 2 हो जाएगा ये। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें से इसे माइनस कर दो, तो a प्लस 2b इज इक्वल टू 1, a प्लस 8b इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस और ये प्लस, दोनों कैंसिल हो गए, माइनस का 6b और ये कितना हो गया 3, तो b इज इक्वल टू माइनस का 1/2, b इज इक्वल टू माइनस का 1/2, b इज इक्वल टू माइनस का 1/2। केवल एक ही ऑप्शन में b इज इक्वल टू -1/2 दिया है, आपका मन करे तो दूसरी निकाल लेना, ये केवल डी आंसर होगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, आ गया कि नहीं आ गया? ये b की वैल्यू यहाँ तो पुट कर देना इस जगह पे, यानी कि फर्स्ट वाली इक्वेशन में आपका a आ जाएगा। ठीक है बेटा? लेकिन ऑप्शन कौन सा चूज करना है ये तो सॉल्व करने से पहले हमें पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे सामने, फ्रॉम डिटर्मिनेंट्स। इसमें लिखा है a स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट a इंटू एडजेंट ऑफ a इज इक्वल टू 10i। ध्यान से देखना, a इंटू एडजेंट ऑफ a इज इक्वल टू 10i। सारे बच्चों को पता है ये जो वैल्यू होती है वो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i के बराबर होती है। फॉर्मूला पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ a 10 आ जाएगा। अब इसने क्या पूछा है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a पूछा है। इसका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज पावर n माइनस 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज पावर n माइनस 1, n का मतलब ऑर्डर कितना था 3, तो ये 3 - 1 2 यानी कि 100 होगा।
दैट इज डी। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना होगा बेटा? डी होगा। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दीजिए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 डिटरमिनेंट ए है इसका कितना 2, ऑर्डर 3 है, डिटरमिनेंट ऑफ ए 2 है। आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है माइनस का a इंटू ट्रांसपोज ऑफ a, इसकी वैल्यू निकालनी है ना। तो इसे कैसे लिखेंगे? सबसे पहली बात तो -1 की पावर 3 लगाओ और a इंटू ट्रांसपोज ऑफ a का डिटरमिनेंट निकालो। -1 का क्यूब करेंगे तो माइनस आएगा, और ये प्रॉपर्टी आपको पता है डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ a। तो माइनस डिटरमिनेंट ऑफ a, ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट के बराबर ही होता है, तो माइनस ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ a का होल स्क्वायर। तो डिटरमिनेंट ऑफ a 2 था, 2 का स्क्वायर 4 -4, और -4 का मतलब a। ठीक है बेटा, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? -4 आ गया कि नहीं आ गया? सारे बच्चों को आता जा रहा है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अ रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय 2 3 3 2 2 2 इज। ये ऑप्शन हम बाद में देखेंगे, पहले आप अपने आप ही चेक कर लीजिए ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है, चेक करके देखिए जरा। सबसे पहली बात, इसमें 2 2 कहीं भी नहीं दिख रहा, 2 2 है लेकिन 3 3 कहीं भी नहीं दिख रहा, 1 1 कहीं भी नहीं दिख रहा, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक चेक करिए, सिमेट्रिक कैसे देखेंगे? सिमेट्रिक देखने के लिए 2 3 है तो 3 2 आना चाहिए, वो जिंदा है इसके अंदर, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है ना। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिविटी चेक करिए, ट्रांजिटिविटी कैसे चेक करेंगे? 3 2 है और 2 2 है तो 3 2 आना चाहिए, वो इसके अंदर है ना। 3 2 इसके अंदर है और कुछ नहीं है, ट्रांजिटिव कहलाएगा जी। तो मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है, बाकी सब कुछ है ना। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है जी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, पहला ही ऑप्शन है जी, पहला ही वाला ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, आ गया कि नहीं आ गया? सबको समझ में आता जा रहा है ना। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, अ मैट्रिक्स A is both symmetric and skew-symmetric, then A is, बोलो क्या? अगर A वाली मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है, उसकी सिमेट्रिक भी, तो पक्का वो नल मैट्रिक्स होगी, यानी कि जीरो मैट्रिक्स होगी। ये तो कॉपी में मैंने प्रूफ भी किया हुआ है और बहुत इजी सी एक प्रॉपर्टी है, आप इसको याद रखिए। ठीक है बच्चों, जीरो मैट्रिक्स यानी कि इसका भी A ऑप्शन आएगा, नल मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये। तो अ रिलेशन आर आपके पास है पूरा की पूरा, है ना। तो अ रिलेशन आर इन सेट 1 2 3 डैश 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 14 तक डिफाइंड बाय x, y और 3x - y इज इक्वल टू 0 इज सिमेट्रिक। तो आपको ये चेक करना है कि सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो चेक करो भाई, है ना, चेक करो। देखिए 3x - y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 3x हो गया, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एलिमेंट्स रख के इसमें बहुत सारे ऑर्डर पेयर बना लो, ऑर्डर पेयर बना लेना, लेकिन ऑर्डर पेयर कितने सारे बनाओगे वैसे ही चेक करो अपने आप से ही, है ना। चेक करके देखना जरा 1 1 इसमें है कि नहीं है। अगर मैं x को 1 लिख दूंगा तो y की वैल्यू 1 आएगी? नहीं आएगी, नहीं आएगी। x को 2 लिख दूंगा तो y की वैल्यू 2 आएगी? नहीं आएगी। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक चेक करिए, सिमेट्रिक चेक करिए। अगर मैं x के प्लेस पे 1 लिख दूंगा तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो क्या मैं x के प्लेस पे 3 लिखने से y की वैल्यू 1 आ सकती है? नहीं आ सकती। दिस इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है नहीं? ठीक है, जब x के प्लेस पे 1 लिखने से y 3 आ सकता है, तो क्या y के प्लेस पे 1 लिखने से x 3 आ जाएगा? नहीं आएगा, सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव चेक करो, ट्रांजिटिव चेक करो। देखो x के प्लेस पे 1 लिखने से y 3 आ गया और x के प्लेस पर 3 लिखने से y 9 आ गया, तो क्या x के प्लेस पे 1 लिखने से y 9 आ जाएगा? नहीं आएगा। ये कछु भी ना है, कुछ भी नहीं है जी। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, कुछ है ही नहीं है, मतलब डी पर जाइएगा, नन ऑफ दीज। आ गया कि नहीं आ गया? नन ऑफ दीज। पक्का सारे बच्चों को आता जा रहा है?
टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्सेस ऑफ ऑर्डर 2x2 विद ईच एंट्री 2 और 3। ये काफी इजी क्वेश्चन है ना। तो 2x2 की मैट्रिक्स है, 2x2 की मैट्रिक्स है 1 2 3 4, 4 एलिमेंट होंगे। इस प्लेस को भरने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो 2 या फिर 3। इसके लिए भी दो ऑप्शन है, या तो 2 या फिर 3। इसके लिए भी दो ऑप्शन है, इसके लिए भी दो ऑप्शन है। 2 × 2 × 2 × 2 दैट इज 2⁴ दैट इज 16। 16 का मतलब C। आ गया कि नहीं आ गया सारे बच्चों को? अरे ऐसे करोगे ना, जो मैट्रिक्स होती है 2x2 की ऐसी तो होती है। तो इस वाले प्लेस को भरने के लिए कितने ऑप्शन है आपके पास? या तो 2 लिखेंगे या 3 लिखेंगे, दो में से दोनों ही 2 ही नंबर है, बस दो में से कोई सा एक लिखना पड़ेगा। 2 ऑप्शन है। इस प्लेस को फिल करने के लिए कितने ऑप्शन है? 2 ही ऑप्शन है, या तो 2 या फिर 3। इसके लिए भी 2 ही ऑप्शन है, इसके लिए भी 2 ही ऑप्शन है। तो 2 × 2 × 2 × 2 2⁴ दैट इज 16 दैट इज C। आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन C। सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप इसमें से जरा x की वैल्यू निकाल के दिखा दीजिए मुझे। x की वैल्यू निकालिए जरा। x की वैल्यू क्या होगी? ये है x और ये है 1 और ये है 1 0 और ये है -2 0, ठीक है ना, इजिकल टू 0 है। तो करिए मल्टीप्लाई। कैसे करते हैं? इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर है 1/2। 1/2। इसका ऑर्डर कितना है? 2/2। अरे बोलो 2/2। तो 2/2 का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई पॉसिबल है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो 1/2 का आएगा। 1/2 का मतलब 1 रो और 2 कॉलम। तो इसका मतलब 2 एलिमेंट बनेंगे इस टाइप से। पहले एलिमेंट का नाम होगा 1 1, दूसरे एलिमेंट का नाम होगा 1 2। आ गया कि नहीं आ गया? बोलो यार। तो बनाइए जरा, कैसे बनेगी बताओ? इसका इसके साथ x - 2, x - 2। अब इसका इसके साथ 0 और ये 0, कुल मिला के 0। ये भी एक नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसके सारे एलिमेंट 0 0 होते हैं, है ना। तो इसका मतलब x - 2 = 0, तो x = 2, x = 2 दैट इज D। आ गया कि नहीं आ गया? दैट इज D। सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का आता जा रहा है? पक्का आता जा रहा है। चलिए तो दिस इज द एंड ऑफ द टर्म फर्स्ट। दिस इज द एंड ऑफ द टर्म फर्स्ट टर्म का एंड हो गया। और अब बस कुछ ही टाइम के बाद आप जाने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, वेरी 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 ऑल द बेस्ट टू माय डियर स्टूडेंट्स। पक्का बच्चों पूरा की पूरा पेपर करके आना, छोड़ के कुछ नहीं आना। आता है तो भी करना, नहीं आता है तो भी करना, क्योंकि मैथ्स कहती है 4 ऑप्शन में से हमें कुछ नहीं आता तो भी सही होने के चांसेस 1/4 प्रोबेबिलिटी होती है कि नहीं होती है? 1/4 का मतलब 25%। तो 25% तो जीतने के चांसेस वैसे ही जब हमें कुछ नहीं आता तब भी। ये तो एमसीक्यूज का बेनिफिट हो गया, ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो प्लीज बहुत ढंग से करके आना, टाइम को जरूर मैनेज करके रखना, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चंस आते हैं तो आपके मार्क्स भी पूरे हैं। पूरे मार्क्स के लिए आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। OMR शीट को बहुत ध्यान से फिल करना है, ये बहुत जरूरी है। पता चला कि जल्दी जल्दी के चक्कर में फर्स्ट क्वेश्चन का 10th वाले क्वेश्चन पे हमें बीट ब्लैक करना था, डार्क करना था, हमने सी वाला डार्क कर दिया, या 10th की जगह 11th कर दिया, 11th की जगह 12th कर दिया। लफड़े हो जाएंगे बहुत सारे। आ गया कि नहीं आ गया? तो ये कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं OMR के साथ, तो ध्यान से करिए, वेरी वेरी कॉशियस रहिए और फुल मार्क्स लेके आइए। फुल मार्क्स लाने के लिए इन सारी चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। केवल एक ही चीज का ध्यान नहीं रख सकते कि हमें सारे क्वेश्चन आने चाहिए। सारे क्वेश्चन तो आने चाहिए, बिना सारे क्वेश्चन आए तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ इन सारी चीजों का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आ गया कि नहीं आ गया? पक्का? ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। बाय बच्चों।